हेलो दोस्तों, तो ये वाला जो वीडियो है बेसिकली पिछले वाला वीडियो जो था हमारा एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न, उसके कंटिन्यूएशन में ही है, उससे अलग नहीं हुआ है, उसके कंटिन्यूएशन में ही है। ठीक है, उसी को मैं आगे अभी थोड़ा सा कंटिन्यू कर रहा हूँ। थोड़ी सी बातें डिस्कस करना रह गई थी, जैसे कि हम जानते हैं कि भैया इंटेंसिटी जो होती है वो स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड रहती है। ये बात तो आप बचपन से सुनते हैं ना, स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड जो आप लिखते हैं उसका स्क्वायर, ठीक है, तो ये बहुत पहले से सुनते हुए आए हैं। अब बेसिकली क्या मैं इसे कह सकता हूं कि इंटेंसिटी इज सम कांस्टेंट इनटू ए स्क्वायर। देखिए ये जो कांस्टेंट है ना, डोंट बॉदर अबाउट इट। एक टाइप की जो वेव्स है ना उनके लिए वो कांस्टेंट सेम होगा। यानी कि अगर आप सिर्फ साउंड वेव्स की बात कर रहे हैं तो बेसिकली साउंड वेव्स के लिए सी की वैल्यू कुछ तो होगी और वो फिक्स होगी सारे साउंड वेव्स के लिए, चाहे उनकी कोई भी फ्रीक्वेंसी हो। ठीक है, वैसे ही अगर आप वाटर वेव्स की बात कर रहे हैं या किसी और वेव्स ऑन स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं तो सी इज गोइंग टू बी अ फिक्स्ड क्वांटिटी। वैसे ही आप जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करेंगे, लाइट की बात करेंगे, तो सी इज गोइंग टू हैव सम फॉर्म। सी का कुछ तो एक फॉर्म होगा एंड बेसिकली वो जो फॉर्म है बेसिकली दैट इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ रही। तो बेसिकली एक टाइप की वेव्स के लिए ये जो सी का जो फॉर्म है वो कांस्टेंट रहेगा। तो अब हम लाइट वेव्स की बात कर रहे हैं और हम दो लाइट वेव्स को जोड़ रहे हैं एंड पिछले वीडियो में हमने देखा, वी नो दैट, कि जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का स्क्वायर था वो था पहली वेव का एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, दूसरी वेव का एम्पलीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2a1a2 कॉस ऑफ φ1 माइनस φ2। इसे बेसिकली बार बार लिखने से बेहतर है कि मैं इसे कुछ ऐसा डेल्टा नाम दे दूं, ठीक है, जो कि φ1 माइनस φ2 है। ठीक है, उसे हम डेल्टा नाम दे देते हैं फिलहाल के लिए। ओके, एनीवे, तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1a2 कॉस ऑफ डेल्टा। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा कि इसे मैं कन्वर्ट करने जा रहा हूं इंटेंसिटी के फॉर्म में। तो भैया ये जो मेरा बंदा था i इक्वल्स टू सी ए स्क्वायर, इसको क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता ए स्क्वायर इक्वल्स टू आई बाई सी? बिल्कुल लिख सकता हूँ, राइट। तो मैं यहाँ पे वही करूंगा। तो मैं जब सब्स्टिट्यूट करूंगा यहाँ पर तो देखिए जरा क्या हो जाता है। तो मुझे मिलता है आई बाई सम कांस्टेंट सी इक्वल्स टू i1 बाई सी। देखिए कांस्टेंट सेम ही रहने वाला है क्योंकि वेव सेम टाइप की है ना, ये भी लाइट वेव थी, ये भी लाइट वेव थी, और बेसिकली इससे जो इनके जो एम्पलीट्यूड से मिलकर बना वो फाइनली लाइट का ही तो एम्पलीट्यूड है ना। तो ये बात याद रखिएगा। तो आई बाई सी इक्वल्स टू i1 बाई सी प्लस i2 बाई सी प्लस 2। अब देखिए ये क्या हो जाएगा ना कि अगर मैं बेसिकली सिर्फ ए लिखता, सपोज ए लिखता, तो मुझे रूट ऑफ आई बाई रूट ऑफ सी करना पड़ता है कि नहीं? मुझे रूट ऑफ आई बाई रूट ऑफ सी करना पड़ता। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर मैं रूट ऑफ i1 बाई सी ले लेता हूँ एंड रूट ऑफ i2 बाई सी ले लेता हूँ कॉस ऑफ डेल्टा। एम आई करेक्ट? बिल्कुल बिल्कुल सही है, राइट। आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ रही, बहुत बहुत सिंपल सा मैथमेटिक्स है। अच्छा, रूट सी इंटू रूट सी क्या होगा भैया? वो सी हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से सी, इस टर्म में से, इस पूरे टर्म में से सी निकाल लीजिए, इस टर्म में से सी निकालिए, इस टर्म में से सी निकालिए, तो सी जो है तीनों में से कॉमन आ जाएगा और वो फिर यहाँ इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो अभी ये आपको समझ में आ गया कि चीजें ऐसे कैंसिल होने वाली है। तो फाइनली बन जाएगा ये आई इक्वल्स टू i1 प्लस i2 प्लस 2 रूट i1 i2 कॉस ऑफ डेल्टा। तो जैसे हमने ये वाला फॉर्मूला पिछली बार याद किया था वैसे ही हम ये वाला फॉर्मूला भी याद करेंगे। आई होप कि आपको ये चीज याद रहने वाली आगे जाके। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये बेसिकली एग्जाम्स में हमेशा में काम आ जाता है। ओके, काफी डिजाइन वाली चीज बन गई, चलिए खैर कोई बात नहीं। तो बेसिकली ये जो है इंटेंसिटी का फॉर्मूला है। अब इसे अगर चाहें तो हम थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हैं कुछ स्पेशल केसेस लेके, बट ये चीजें है ना स्टूडेंट्स को खुद ट्राई करना चाहिए। बिकॉज देखिए सारी चीजें अगर प्रोफेसर ही फीड करते रहेंगे तो स्टूडेंट्स कहां से अपना दिमाग चलाएंगे? हम लोग को तो वो चीजें समझाने के लिए रखो आप लोग बस, कि जो चीजें आप समझ नहीं पा रहे हो तो वो चीजों को पहले खुद ढूंढो, बुक्स में जाओ, पढ़ो। एक दो जगह से बुक से नहीं समझ में आता है तो बुक्स हमारे पास लेके आओ, वहां पे जो है हम उन चीजों को आपको इंटरप्रेट करके देंगे कि इसको इस तरीके से पढ़ाई करनी है। किताबों में से पढ़ो, है ना, प्रोफेसर पे कंप्लीट डिपेंडेंट मत रहो। ये दिस इज द नीड ऑफ द आवर। बेसिकली हम लोग इतने स्पून फीडिंग पे रिलाई करने लगे हैं कि हमारा अपना दिमाग खुद का चल नहीं रहा है, हम ओरिजिनल थिंकिंग से बिल्कुल लाचार हो चुके हैं। चलिए एनीवे, तो अब यहां पर जो है आई इक्वल्स टू i1 प्लस i2 प्लस 2i1 i2 कॉस डेल्टा आ गया। अब इसकी स्पेशल केस एक मैं ले रहा हूं, ठीक है। तो स्पेशल केस अगर मैं लेता हूं तो इसमें खाली मान लेते हैं कि i1 इक्वल्स टू i2 इक्वल्स टू सम i डैश, है ना। तो जो दो वेव्स थी
उनकी इंटेंसिटी बिल्कुल बराबर थी। अरे क्योंकि उनके एम्पलीट्यूड बराबर थे, तो आई डैश ले लिया, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाता है, आई इक्वल्स टू 2i डैश, है ना भैया, आई डैश मिलके 2i डैश हो जाएगा, प्लस यहाँ पर फिर से 2i डैश आ जाएगा, क्योंकि ये आई डैश है और रूट में है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो बेसिकली 2i डैश ही बन जाएंगे, है ना। पहले स्क्वायर होंगे, फिर उनका स्क्वायर रूट होगा और फिर 2i डैश बन जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा कॉस डेल्टा। ठीक है, इसको आगे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो आई इक्वल्स टू 2i डैश जो है बाहर आ जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा 1 प्लस कॉस डेल्टा। अब इसके आगे और बेसिकली 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का, तो ये होता है आपका 4i डैश कॉस स्क्वायर डेल्टा बाई 2। अब आप बोलेंगे सर ये कहाँ से आपने लिख दिया अचानक में, ये जरा समझाइए कि जरा क्या चक्कर है। तो भाई देखिए, बड़ा आसान था, कोई इतना डिफिकल्ट चीज नहीं थी जो आप जिसको इतना सोच रहे हैं। मैं बताता हूँ कैसे आसान था। देखिए, सीन कुछ ऐसा है कि 1 प्लस कॉस डेल्टा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 कॉस स्क्वायर डेल्टा बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर डेल्टा बाई 2। अरे याद कीजिए, 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला चेक कीजिए आप ट्रिग्नोमेट्री में, तो 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ पे डेल्टा था तो यहाँ पे डेल्टा बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, और बेसिकली वो जो 2 आया और यहाँ का 2 जो पहले से था तो उससे 4 बन चुका है। ठीक है, और आई डैश एज इट इज है। तो ये जो बेसिकली हमको जो है फाइनल रिजल्टेंट इंटेंसिटी आई है। अब इसमें और फर्दर आप चाहें तो बेसिकली इंटेंसिटी का और स्पेशल केसेस ले सकते हैं। तो अगर मैं इसे स्पेशल केस जैसे कि 1 मान लूं सपोज, इसी के अंदर मतलब इसी के अंदर और भी और स्पेशल केसेस अगर आप लेना चाहें तो लेट्स टेक लाइक फॉर एग्जांपल, इसी के अंदर का है, हालांकि मैं इसको अलग करके लिख रहा हूँ, मुझे ए और बी देना चाहिए इसको नाम, बट क्या फर्क पड़ता है। तो अभी मैं क्या करता हूँ ना, केस 2 बोल के इसको मैं एक केस सॉल्व करता हूँ, जिसमें मैं ले लेता हूँ बेसिकली जो डेल्टा है, यानी कि जो फेज डिफरेंस है। बेसिकली आप समझ रहे हैं ना, फेज डिफरेंस है ना, φ1 φ2 है क्या, ये इनिशियल फेजेस का डिफरेंस ही तो है ना। तो डेल्टा इज φ1 माइनस φ2। तो इसे अगर मैंने ले लिया कि भाई फेज डिफरेंस अगर 0 है, यानी कि दोनों जो वेव्स हैं बेसिकली साथ में चल रही है, साथ में, यानी कि इन द सेंस मैं आपको समझाऊंगा साथ में चलने का मतलब क्या है, मैं आपको समझाऊंगा। देखिए देखिए, इसको अभी है ना अगर मैं समझाना चाहूँ शॉर्ट में, तो वो ये ऐसा होगा कि दोनों वेव्स है ना किसी जब पॉइंट पे पहुंच रही है ना, तो उनका मैक्सिमा साथ में आ रहा है, मिनिमा साथ में आ रहा है। यानी कि अगर बेसिकली 2 वेव्स निकली हैं, सुनिए जरा, 2 वेव्स अगर इस यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के apparatus में से निकली हैं और बेसिकली स्क्रीन पे पहुंच रही हैं, तो यहाँ पे पहुंचने के बाद दोनों या तो साथ में मैक्सिमम अटेन कर रही हैं या साथ में मिनिमम अटेन कर रही हैं, साथ में मीन पोजीशन पे आ रही हैं, साथ में ऊपर जा रही हैं, साथ में नीचे जा रही हैं, तो उसे कहते हैं कि फेज में होना। अच्छा, अगर एक वेव जो है उसका क्रेस्ट आ जाए और दूसरे का ट्रफ आ जाए, यानी कि एक ऊपर की तरफ जाए एक नीचे की तरफ जाए, तो बेसिकली दे आर आउट ऑफ फेज, उनको आउट ऑफ फेज कहा जाता है। तो फिर वहां पे हम जो है ना, अगर वो परफेक्टली आउट ऑफ फेज है तो फिर हम 180 डाल देते हैं यहाँ पर, या फिर अगर वो परफेक्टली आउट ऑफ फेज नहीं है तो फिर हम वो पर्टिकुलर वैल्यू लिख देते हैं कि भैया कितने से आउट ऑफ फेज है, क्या वो 45 डिग्री से आउट ऑफ फेज है, क्या वो 90 डिग्री से आउट ऑफ फेज है, ये सारी चीजें। अब ये सारी चीजें कि उसका मतलब क्या होता है, 45 डिग्री से आउट ऑफ फेज का मतलब क्या है बताइए, 90 डिग्री आउट ऑफ फेज का मतलब क्या है। देखिए, इसको फिलहाल अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, बिकॉज वरना वीडियो जो है जिस चीज के लिए इंटेंडेड है ना, वो चीज यहाँ पे हम नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे इसका मतलब समझिए। देखिए, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मैंने ये लिया एक क्रेस्ट एक ट्रफ, फिर एक क्रेस्ट और एक ट्रफ। तो ये जो पहली वेव थी उसने एक छोटा पाथ लिया, और ये छोटा पाथ लेके बेसिकली उसकी 2 वेवलेंथ लगी उस पॉइंट पी तक पहुंचने के लिए, है ना। ये जो डेस्टिनेशन है पॉइंट पी, यहां तक पहुंचने के लिए उसकी 2 वेवलेंथ जो है वो काफी थी। अब बेसिकली उसी वेवलेंथ की हम लाइट ले रहे हैं, उसी फ्रीक्वेंसी की दूसरी लाइट ले रहे हैं जो कि दूसरी स्लिट में से निकल रही है। और बेसिकली मान लीजिए, प्लीज ऐसा मान लीजिए कि मैं सेम ही वेवलेंथ बना रहा हूं, मैं एग्जैक्ट तो बना नहीं पाऊंगा इसको और इसको एग्जैक्टली सेम तो बना नहीं पाऊंगा, बट मान लीजिए कि एग्जैक्टली सेम है। तो क्रेस्ट ट्रफ क्रेस्ट ट्रफ क्रेस्ट ट्रफ अगर इस तरीके से आ जाता है, तो यानी कि पहली वाली लाइट की उस रास्ते में 2 वेवलेंथ फिट होती हैं और दूसरी वाली लाइट की उसी रास्ते में जो है 3 वेवलेंथ फिट होती है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों का जो मीन पोजीशन है वो साथ में गिर रहा है। तो यानी कि दोनों का जब मैक्सिमा भी गिरेगा तो साथ में गिरेगा, दोनों का मिनिमा भी गिरेगा तो साथ में गिरेगा। तो ये सारी चीजें जो हो रही है ना वो इस पॉइंट पर वो साथ में हो रही हैं, तो दे आर इन फेज, उसको फेज में होना कहते हैं। और सपोज कि अगर ऐसा ना हो कि कुछ ऐसी सिचुएशन होती कि ये वेव्स कुछ ऐसे निकली होती, लिसन वेरी केयरफुली, ऐसे निकली होती, मान लेते हैं कि
ये हो गया क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट, इस तरीके से होती है। मतलब यानी कि ये जो डिस्टेंसेस मैंने ऐसे बनाए होते, अरे देखिए ये पॉइंट पी तो कोई रैंडम पॉइंट है ना, इसे कहीं भी ले सकते हैं ना, तो कुछ दूरी पे ऐसा भी तो हो रहा होगा ना। मतलब अगर पॉइंट पी यहाँ पे रख देते, आप यहाँ लाइन बनाते, तो भाई वहां पे ऐसा हो रहा हो सकता है ना, तो मैंने वो यही बना दिया है। आप इस बात को समझिए। अरे अगर पॉइंट पी यहाँ होता, लाइट यहाँ पहुंचती, तो हो सकता है ना कि यहाँ पे 4 वेवलेंथ पहुंच रही है, यहाँ पे 4.5 वेवलेंथ पहुंच रही है, 4 वेवलेंथ और आधा 4.5 वेवलेंथ, समझ रहे हैं। तो बेसिकली ऐसा हो सकता है ना। तो देखिए बिल्कुल वही सिचुएशन है, यहाँ पे 2.5 वेवलेंथ, सॉरी 2 वेवलेंथ है और यहाँ पे 2.5 वेवलेंथ है। तो इससे हुआ क्या, इससे हुआ क्या, इससे ये हुआ कि इस बंदे का जो है देखिए क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ, तो ट्रफ जो है वो यहाँ पहुंचा, लेट से इस इलाके में पहुंचा। हालांकि यहाँ पे तो कोई एक पॉइंट ही पहुंचता है, बट मान लेते हैं इस इलाके में ट्रफ पहुंचा। और इस बंदे का क्या हुआ, क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट, तो वो पहुंचा। तो भैया इस बंदे का जो ट्रफ है उसको इस बंदे के क्रेस्ट ने क्या कर दिया, उसको कट कर दिया, है ना, पूरी तरीके से कट कर दिया, और वहां पे आपको एक डार्क पॉइंट मिलेगा, तो उसे हम 180 डिग्री आउट ऑफ फेस कहते हैं। तो परफेक्टली 180 डिग्री आउट ऑफ फेस। आई होप कि आपको ये सारी बातें हम जो है पूरी तरीके से समझ में आ चुकी होंगी। तो डेल्टा φ1 माइनस φ2 का मतलब होता है, अरे देखो φ1 कुछ भी हो, ये 45 तो मुझे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिर ये कितना होना चाहिए, अगर 0 डिग्री का चाहिए आपको, मतलब सॉरी 0 फेज डिफरेंस चाहिए, तो ये भी 45 होना चाहिए। अगर ये 360 है तो ये भी 360 होना चाहिए। आई होप कि आप समझ रहे हैं 0 का फेज डिफरेंस होने का आप मतलब आई होप के समझ रहे हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट, है ना। तो अगर सपोज के ये 180 है तो ये 225 हो जाए, है ना, तो फिर क्या हो जाएगा, अगर ऐसा हो जाता है तो 45 डिग्री 45 फेज डिफरेंस हो जाएगा। अगर ये 360 है और ये 300 है, तो फिर जो फेज डिफरेंस है वो 60 का हो जाएगा। ऐसे अलग अलग फेज डिफरेंसेस हो सकते हैं। तो ये परफेक्टली इन फेज के लिए ये है, और परफेक्टली आउट ऑफ फेज के लिए अगर आपको लेना है तो इट शुड बी लाइक दिस कि ये 360 है तो ये 180 हो जाए, तो यहाँ पे भैया आपको 180 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इन फेज है और ये आउट ऑफ फेज है। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ रही हैं कि ये इन फेज है एंड ये आउट ऑफ फेज है, आउट ऑफ फेज, और वो भी परफेक्टली आउट ऑफ फेज, परफेक्टली है, ये परफेक्टली है, ठीक है। तो मैं इन फेज खाली इसी को कहता हूं, परफेक्टली वर्ड यूज नहीं करता हूं। तो बाकी सारे आउट ऑफ फेज कहलाएंगे, बाकी सारे आउट ऑफ फेज कहलाएंगे, सिर्फ ये बंदा परफेक्टली आउट ऑफ फेज कहलाएगा। सब कुछ आउट ऑफ फेज है बट ये बंदा परफेक्टली आउट ऑफ फेज है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अरे देखिए कुछ भी रखिए ना भाई इसका नाम, देखिए इस बंदे को इन फेज बोल दीजिए, है ना, क्योंकि बिल्कुल एग्जैक्टली साथ में है, इसको परफेक्टली बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि बाकी लोगों को हमको कोई नाम देना नहीं है इन फेज से रिलेटेड, इन फेज से रिलेटेड कोई नाम देना नहीं है। तो ये जो है बेसिकली इसे अगर हम इन फेज कहते हैं तो बाकी सब कुछ आउट ऑफ फेज है, तो ये भी आउट ऑफ फेज है, ये भी आउट ऑफ फेज है, 30 का डिफरेंस आएगा वो भी आउट ऑफ फेज होगा, हर चीज आउट ऑफ फेज होगी। सिर्फ क्या होगा ना कि इसे हम परफेक्टली आउट ऑफ फेज कहेंगे जो 180 होगा, क्योंकि इसी में एक प्रॉपर तरीके से जो है आपका बेसिकली एक क्रेस्ट के ऊपर दूसरा ट्रफ गिरेगा। अच्छा, और इन फेज वाले में क्या होता है, प्रॉपर तरीके से आपका क्रेस्ट पे क्रेस्ट गिरता है, ट्रफ पे ट्रफ गिरता है। सो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई। तो हम सेकंड केस जो ले रहे हैं स्पेशल केस, उसमें हम क्या कर रहे हैं ना कि हम लोग बेसिकली फेज डिफरेंस जो है वो 0 ले रहे हैं। तो जब फेज डिफरेंस को हमने 0 लिया तो हमें क्या मिलेगा देखिएगा। तो I इक्वल्स टू 4i डैश कॉस स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 0/2, मतलब सिंपली 0 आ जाएगा, और cos 0 जो होता है 1 होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, तो वो चला जाएगा। तो इंटेंसिटी विल बी 4 टाइम्स द इंडिविजुअल इंटेंसिटी, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो बेसिकली क्या था ना कि जो आपकी लाइट है, आपकी जो लाइट वेव्स हैं जो बेसिकली ब्राइट एंड डार्क बैंड्स दे रही है, देखिए देखिए सुनिए, आपकी है ना स्क्रीन, इसको आप है ना अप्रिशिएट अभी करेंगे, देखिए ध्यान से सुनिए, मैं आपको जो चीज दिखा रहा हूं उसको अगर ध्यान से देखते हैं तो आप बहुत अच्छे से इसको अप्रिशिएट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये आपकी स्क्रीन है, यहाँ पे कहीं से जो है वो लाइट आके बेसिकली गिर रही है, एक सेकेंड, ठीक है। तो ये 2 स्लिट्स थी, ठीक है, कार्डबोर्ड के अंदर, और यहां से जो है लाइट आके इसमें पूरी स्क्रीन पे से गिर रही है, दोनों स्लिट्स में से, ठीक है, दोनों स्लिट्स में से, और उससे जो क्रिएट हो रहा है ना, बेसिकली उससे जो क्रिएट हो रहा है वो एक पैटर्न क्रिएट हो रहा है जिससे हम कहते हैं इंटरफेरेंस पैटर्न, जिसमें हमें मिलता है बेसिकली लेट से ब्राइट है, बीच में जो अंधेरा है वो डार्क है, फिर ब्राइट है, फिर डार्क मिलता है, फिर ब्राइट मिलता है, फिर डार्क मिलता है, ठीक है, ब्राइट डार्क ब्राइट, इस तरीके से जो है हमें चीजें मिलती हैं। तो हमें हो क्या रहा है ना, ये यहीं से वेव्स आ रही है भाई, ये जो है इनसे ही वेव्स पहुंच रही है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो कोई भी 2 वेव मिलके
किस तरीके से ये लाइन बना रही हैं उसी को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, फिर कोई दूसरी दो वेव्स जो हैं वो यहाँ पे लाइंस बना रही हैं। ऐसे दो दो वेव्स नहीं है, लाखों करोड़ों वेव्स हैं, लेकिन हम क्या करते हैं ना कि बेसिकली दो वेव्स ले लेते हैं जिससे एक आइडिया मिल जाता है कि उसके बीच वाली वेव्स भी क्या कर रही होंगी। ठीक है, तो ये जो चीज है, जो इंटरफेरेंस पैटर्न हमें मिल रहा है, तो इसमें हो तो यही रहा होगा कि एक स्लिट से लाइट निकली, तो बेसिकली इसका भी जो क्रेस्ट है उसकी क्रेस्ट पे गिर रहा होगा और ट्रफ ट्रफ पे गिर रहा होगा, तब जाके ये जो हमें ब्राइट मिला है। आई होप कि आप ये बात समझ पा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात जो मैं आपको बताने वाला था इस चीज से रिलेटेड, मतलब सॉरी, इस चीज से रिलेटेड वो क्या थी, वो इंटरेस्टिंग बात ये थी कि इमेजिन कीजिए कि बेसिकली आप ना एक टॉर्च लेके खड़े थे। ठीक है, आप एक टॉर्च लेके खड़े थे और आपने वो जो टॉर्च है बेसिकली जब उसे ऑन किया और यहाँ पे कोई वॉल है या कोई स्क्रीन है, उस पे जो है रोशनी गिरी और दैट इज सम लेट्स से 5 यूनिट्स ऑफ बेसिकली पावर वहां पे पड़ रही है, या 5 यूनिट्स ऑफ इंटेंसिटी लेट्स टेक। सो 5 यूनिट्स ऑफ इंटेंसिटी है। ठीक है, वैसे इंटेंसिटी पर यूनिट एरिया में देखी जाती है, बट एनीवे जो भी है, किसी एक पॉइंट को देखेंगे तो हम कह सकते हैं पावर ले रहे हैं, तो पावर भी मैंने जो लिखा था वो गलत नहीं था, सो आई कैन राइट पावर। तो 5 यूनिट्स ऑफ पावर गिर रही है हर पॉइंट पर 5 यूनिट्स ऑफ पावर गिर रही है। ठीक है, ऐसा मान लेते हैं। अब बेसिकली मैं क्या सोच रहा हूं पता है कि अगर मैं दो टॉर्च ऑन करूंगा तो भाई मुझे क्या मिलना चाहिए, हर पॉइंट पे 10 यूनिट्स ऑफ पावर मिलना चाहिए, 10 यूनिट्स ऑफ पावर। लेकिन क्योंकि दुनिया में इंटरफेरेंस नाम की चीज है, ऐसा नहीं होगा। अगर बाय द वे कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, कोहेरेंस वाली, खास करके कोहेरेंस वाली अगर सही साबित हो जाए, तो बेसिकली तो क्या होगा ना कि यहां पर हमें ऐसा नहीं मिलेगा, बल्कि कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ लाइंस हैं जहां पर हमें डायरेक्टली 20 यूनिट ऑफ इंटेंसिटी मिल रही है और कहीं पे कुछ नहीं मिल रहा, फिर कहीं पे 20 यूनिट ऑफ इंटेंसिटी, फिर कहीं पे कुछ नहीं मिल रहा, फिर कहीं पे 20 यूनिट ऑफ इंटेंसिटी, फिर कहीं पे कुछ नहीं मिल रहा, फिर कहीं पे 20 यूनिट ऑफ इंटेंसिटी। सो बेसिकली दिस इज वेरी अमेजिंग। अच्छा, यहां पर ऐसा कुछ हुआ क्या कि बेसिकली एनर्जी कंजर्व नहीं हुई, एनर्जी का लॉ वायलेट हो गया, ऐसा कुछ हुआ क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुआ है। सुनिए, अगर आप कहते हैं कि यहां से एनर्जी जो गायब हुई भाई किधर चली गई, तो यहां से लिसन वेरी केयरफुली, यहां से जो 10 गायब हुई है ना वो बाजू के 10 में आ गई ना। सुनो, दुनिया में इंटरफेरेंस नाम की चीज नहीं होती। एक टॉर्च से 5 यूनिट मिल रहा है तो दो टॉर्च से हर पॉइंट को, हर लाइन को, हर जगह पे 10-10 मिल रहा होता, 10-10 यूनिट मिल रहा होता, लेकिन कहीं से 10 गायब हो गया। अरे लेकिन आप देख नहीं रहे कि बाजू वाला 10 नहीं बल्कि 20 है, ब्राइट वाला 10 यूनिट नहीं बल्कि 20 यूनिट है, तो एनर्जी तो कंजर्व हुई है ना। अरे वहां से खाली 10 लेके भैया कहीं और 10 चला गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? अच्छा, नाउ लिसन वेरी केयरफुली। सपोज मान लेते हैं कि अगर आपको ये एग्जांपल नहीं समझ में आया तो मैं बहुत ही एक अलग एग्जांपल दूंगा। तो एक एग्जांपल सुनिए। जैसे मान लेते हैं, देखिए अभी क्या है ना, इथोपिया, सोमालिया, जिम्बाब्वे, ये जो कंट्रीज है ना, काफी बेचारे पुअर कंट्रीज हैं। जिम्बाब्वे में तो हाइपर इन्फ्लेशन भी हुआ था, उसकी वजह से काफी जो है वहां की आर्थिक स्थिति जो है, इकोनॉमिकल कंडीशन काफी खराब हो गई थी हाइपर इन्फ्लेशन की वजह से। और वैसे इथोपिया, सोमालिया तो बहुत पहले से बेचारे थोड़े से पुअर देश हैं। तो वहां पर क्या है ना कि सब कुछ बहुत महंगा है। वहां पे आप अगर देखेंगे ना तो आप, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, आप चेक कर सकते हैं, वहां पे आपको उनकी करेंसी में करोड़ रुपए का आपको सिर्फ एक एप्पल मिलेगा, एक एप्पल 1 करोड़ रुपए का मिलेगा आपको, समझ लीजिए। और ऐसी बहुत सारी बातें हैं, वो इकोनॉमिक्स में यहाँ पर डिस्कस नहीं करूंगा, वो जब मैं यूपीएससी के लेक्चर्स बनाऊंगा बेसिकली वहां डिस्कस कर लेंगे। बट एनीवे लिसन वेरी केयरफुली कि वहां पर क्या होता है ना कि खाना भी जो है दरअसल एक तरीके से देखा जाए तो चंदे से आता है। मतलब कुछ तो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है और कुछ तो बाहर से आता है। तो बाहर से जब खाना आता है, यूएनओ और फिर अलग अलग जो इंटरनेशनल सोसाइटीज हैं बनी हुई, तो बेसिकली वो लोग जब पैसा जमा करके उनको खाना पहुंचाते हैं तो हेलीकॉप्टर से खाना जाता है और वहां से बेसिकली कुछ तो पैकेट्स भी थ्रो किए जाते हैं, या फिर बड़ी बड़ी पूरी गोनी डायरेक्टली जो होती है ना आपका सैक, बेसिकली वो थ्रो किया जाता है और फिर वहां से उसमें से निकाल के लोग बांट देते हैं, या कहीं कहीं ऊपर से ही जो लोग हैं बेसिकली उतर के नीचे आते हैं एंड लोगों को बांट के फिर जो है हेलीकॉप्टर्स लेके चले जाते हैं। ऐसा मान लेते हैं हमारे सिनेरियो के लिए, हमारी सिचुएशन के लिए कि बेसिकली हेलीकॉप्टर में बैठे बैठे जो है पैकेट्स फेंके जा रहे हैं। अब एक्चुअली ऐसा होता था कि रोज एक एक हेलीकॉप्टर आता था और पैकेट्स फेंक के चला जाता था और हर आदमी एक एक पैकेट लेके खाने के लिए बैठ जाता था। ठीक है, सिचुएशन काफी अच्छी थी। अब एक दिन क्या हुआ ना कि दो हेलीकॉप्टर्स आए और बेसिकली उसमें ये हुआ कि दोनों ने एक एक पैकेट फेंका, तो बेसिकली एक रो जो है उसको कुछ पैकेट्स मिले नहीं और दूसरी जो रो है उसको पैकेट्स मिले। ठीक है, उसको पैकेट्स मिले, फिर एक रो को जो है पैकेट नहीं मिला,
लिसन वेरी केयरफुली, फिर एक रो को पैकेट मिला, तो अगर ऐसा किसी दिन हो गया, ऐसे किसी दिन हो गया, तो अब आपका शक क्या होगा? लिसन वेरी केयरफुली, जब एक रॉकेट आया करता था तो सॉरी एक हेलीकॉप्टर आया करता था, तो इस रो के हर बंदे को, इस रो के हर बंदे को, इस रो के हर बंदे को एक एक पैकेट मिला करता था खाने का। लेकिन जिस दिन दो हेलीकॉप्टर आए और दोनों हेलीकॉप्टर ने बेसिकली खाना जब फेंका, दोनों में से एक एक पैकेट फेंका, तो बेसिकली हमको ऐसा लगा कि सबको दो 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 मिलेगा। लेकिन क्या हुआ ना कि बेसिकली ऐसा नहीं हुआ, यहां से वो पैकेट्स गायब ही हो गए, इनको कुछ भी नहीं मिला, इनको भी कुछ नहीं मिला, ऐसे करके ऑल्टरनेट रोज में लोगों को कुछ भी नहीं मिला। तो फिर इसमें आप क्या कहेंगे? इसमें बेसिकली आपका शक कहां जाएगा? आपका शक जाएगा पड़ोसियों पर, पड़ोसी वाली रोज पर। तो इनके पास दो पैकेट नहीं बल्कि इनके पास चार पैकेट्स हैं, इनके पास चार पैकेट्स हैं, आप चेक कीजिए, इनके पास चार पैकेट्स निकलेंगे। तो बेसिकली वही कहानी इंटरफेरेंस की कि गायब कहीं पे कुछ नहीं हो रहा है। अरे जहां से रोशनी जो है डबल होनी चाहिए थी, अरे 5 एक टॉर्च से था, 2 टॉर्च से 10 होना चाहिए था, वो ना होके बल्कि क्या हो गया ना कि वो 10 बीच में से गायब हो गया और बाजू बाजू वालों में 20 यूनिट आ गया। समझ रहे हैं? तो ओरिजिनल एक इंडिविजुअल की जो इंटेंसिटी 5 थी, उसका सीधा 4 गुना यानी कि 20 यूनिट इंटेंसिटी किसी पॉइंट पर आ चुकी है, दो सोर्सेज यूज करने की वजह से। सो बेसिकली इंटेंसिटी 4 टाइम्स जो हुई है, उससे आपको इतना ज्यादा अचंभा फील नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। ठीक है, तो इंटेंसिटी 4 गुना हो जाती है। आप चेक कर सकते हैं कि इनकी ब्राइटनेस जो है डबल नहीं, दो सोर्सेज यूज करने की वजह से, बल्कि 4 टाइम्स क्वाड्रुपल हो गई है। चौबल वर्ड यूज मत करना, पता नहीं इंडिया में हम लोग क्या करते हैं यार, हिंदी में डबल के बाद टिबल, चौबल, हीरो हीरोइंस यूज कर रहे हैं यार, प्रोफेशनल्स यूज कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, सही वर्ड होता है ट्रिपल, क्वाड्रुपल। ठीक है, और उसके बाद में और भी है, मुझे इतना याद नहीं आ रहा, शायद पेंटिप्लेट ऐसा भी करके चीजें बोली जाती हैं, पेंटिपल एंड सेक्सट्यूपल, ऐसा कुछ तो है। चलिए एनीवे वो सब छोड़िए, लेट्स नॉट डाइग्रेस। तो ये हो गया आपका केस I इक्वल टू 4I डैश। अब आगे बढ़ते हैं, बेसिकली कहानियों को और समझते हैं। तो यहां पर जो है, हाँ एक और केस ले लेंगे। तो एक और केस जो होगा फाइनल केस आज के लिए, वो ये होगा कि हम लोग जो है फेज डिफरेंस जो है बेसिकली, सॉरी हाँ फेज डिफरेंस जो है उसको 180 ले लेंगे, परफेक्टली 180 ले लेंगे। तो जब हम फेज डिफरेंस को 180 ले लेते हैं तब देखिए क्या होता है। तो इंटेंसिटी जो है बेसिकली वो बन जाएगी हमारी 4I डैश कॉस स्क्वायर ऑफ 180/2 यानी कि 90 हो जाएगा। और कॉस ऑफ 90 आप जानते हैं 0 होता है, और 0 का स्क्वायर करेंगे तो वो भी 0 आएगा। तो इंटेंसिटी इज गोइंग टू बी 0, विच इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग कि बेसिकली उन पॉइंट्स पर जहां पर एक क्रेस्ट पे एक ट्रफ गिर रहा है, दो वेव्स का फेज डिफरेंस जो है वो इतना आ रहा है, तो बेसिकली वहां पर इंटेंसिटी बिल्कुल गायब हो जाने वाली है। तो इंटेंसिटी यहाँ पे जो गायब हो रही है, इसका मतलब ये हो रहा है कि इस बंदे से निकलने वाली जो वेव है, उसके ट्रफ पे दूसरे बंदे से निकलने वाला जो है क्रेस्ट पड़ रहा है। तो इस तरीके से कुछ सिचुएशन हो रही है। ठीक है, आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो बेसिकली इस तरीके से चीजें होती हैं और हमको चीजों को समझना चाहिए कुछ इसी तरीके से। अच्छा, बाय द वे ये जो हमने जो ये phi1 phi2 चीजें दिखाई थी ना, ये फेज डिफरेंसेस के बारे में मैं कुछ और आपको है ना थोड़ा सा और एक्स्ट्रा कुछ एजुकेट करना चाहूंगा। तो वो क्या है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो एक वेव की है ना थोड़ी सी जनरल इक्वेशन लेते हैं। ये हालांकि फुल्ली जनरल इक्वेशन नहीं है, बट थोड़ी सी जनरल इक्वेशन लेते हैं। देखो ए साइन ऑफ, यहाँ पे ले लेते हैं ओमेगा टी माइनस के एक्स और 1 ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पर y2 इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स 2 ले लेते हैं। तो यहाँ पे ये होगा, देखिए सुनिए, ओमेगा 1 ओमेगा 2 मैंने नहीं लिया, ठीक है, T1 T2 नहीं लिया, उसके पीछे वजह है। ठीक है, उसके पीछे वजह है। और मैंने यहाँ पर जो है K1 K2 नहीं लिया, उसके पीछे भी वजह है, क्योंकि मैं वेव जो मैं यूज कर रहा हूँ ना, मैं जो लाइट वेव्स यूज कर रहा हूँ ना, जिनका मुझे इंटरफेरेंस देखना है, बेसिकली मैं वो देखना चाह रहा हूँ दो ऐसी लाइट रेज से जिनकी फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ सब सेम हो। तो आप जानते हैं कि इसके अंदर जो है फ्रीक्वेंसी समाई हुई है और इसके अंदर वेवलेंथ समाया हुआ है। अरे ये ओमेगा क्या होता है, 2πf होता है ना, 2πf, और ये k क्या होता है, 2π/λ होता है। तो बेसिकली ये चीजें इसके अंदर समाई हुई हैं। तो मैं इनको चेंज नहीं कर रहा हूं, मैं खाली क्या कर रहा हूं ना कि कुछ ये जो पाथ है ना, ये जो पाथ बेसिकली इसको देखना चाह रहा हूं, इसको देखना चाह रहा हूं कि पाथ डिफरेंस को। सुनिएगा जरा ध्यान से, इसको मैं धीरे धीरे अभी फेज डिफरेंस में कन्वर्ट करूंगा, इसको मैं फेज डिफरेंस में कन्वर्ट करूंगा। मैं फ्रीक्वेंसी सेम ले रहा हूं, वेवलेंथ सेम ले रहा हूं, सेम लाइट ले रहा हूं। देखिए अगर आपने लाइट सेम नहीं ली ना, तो फिर आपको इंटरफेरेंस पैटर्न स्टेडी नहीं मिलेगा।
इंटरफेरेंस तो होगा, अरे जहां दो लाइट्स एक दूसरे से मिली इंटरफेरेंस होगा, इंटरफेरेंस होके जो हम जो पैटर्न एक्सपेक्ट करते हैं ना ब्राइट डार्क वाला, वो नहीं मिलेगा, बल्कि कुछ और मिलेगा। वो सब चीजों को हमको ध्यान नहीं देना है। अरे उससे बीट्स बन जाए, ऊपर नीचे का कुछ और डिजाइन बन जाए, जिससे हम मॉड्यूलेशन जैसा कुछ बन जाए, हमें उससे कोई सरोकार नहीं। हमें तो इस पैटर्न को समझना है कि नेचर में ये जो पैटर्न बन रहा है इसको कैसे मैथमेटिकली एक्सप्लेन किया जाए। ठीक है, आप बात समझ रहे हैं? तो बेसिकली ये बात याद रखिए कि हम बाकी के जो बने हुए पैटर्न है उनका मैथमेटिक्स हम तब देखेंगे, तब हम भले ओमेगा चेंज कर दें और हम के चेंज कर दें। और ऐसा मैं करूंगा जब मैं आपको कंपोजिशन ऑफ एसएचएम समझाऊंगा, तो मैं ऐसा करूंगा। बट वो बात की बातें हैं, हम जो फिलहाल कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, हमारा कॉन्सेंट्रेशन यहां पर है कि हमको बेसिकली सिर्फ यहाँ पे पाथ में फर्क लेना है। पाथ में फर्क लेना है, इसका क्या मतलब है सुनिए। तो बेसिकली मान लेते हैं कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमारे कार्डबोर्ड में दो बेसिकली इस तरीके की स्लिट्स हैं, है ना, दो स्लिट्स हैं। तो ये जो दो स्लिट्स बनी हुई हैं और यहाँ पर जो है हमारी एक स्क्रीन है इतनी दूर, तो बेसिकली यहाँ से जो रेज निकलेंगी, मतलब यहाँ से जो वेव्स निकलेंगी, वो जाके कहीं तो ऐसे करके टकराएंगी, है ना। वैसे यहाँ से भी जाके वो टकराने वाली है, कुछ तो वहां पे प्रोड्यूस करेंगी। ठीक है, तो वहां पे जाके कुछ तो एक ब्राइट डार्क जो भी प्रोड्यूस करना है वो करेंगी, या वॉट एवर। तो अभी मेरी बात ध्यान से जरा सुनिएगा। अगर शुरुआत में ही निकलते वक्त ही अगर एक बंदा ऊपर से निकला और दूसरा बंदा लेट से नीचे से निकला, मतलब उसका पहले क्रेस्ट, इसका पहले क्रेस्ट आया और इसका पहले ट्रफ आया, अगर ऐसा शुरू में ही हो जाता है तो शुरू में ही इक्वेशन में यहाँ पे आपको कुछ ऐड कर देना होगा। जैसे हम कहेंगे कि ये 0 से शुरू हुआ लेकिन ये कोई और एंगल से शुरू हुआ, जैसे 180 से शुरू हुआ, तो हम यहीं पर फाई ऐड कर देंगे। इस बात को समझिए, यहीं पे हम कुछ तो एक फाई जो होता है ना वो ऐड कर देंगे, इनिशियल फेज ऐड कर देंगे। लेकिन अगर दोनों जो है 0 से ही शुरू होते हैं तो हम यहाँ पे ऐड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और हम ऐसा मान रहे हैं कि ये कोहेरेंट सोर्सेज हैं और बेसिकली इनमें ये ऐसे भी हैं, कोहेरेंट तो है ही, ऐसे भी हैं कि जो शुरू में मतलब सेम है, शुरू में सेम है। लिसन, अगर ये शुरू में डिफरेंट भी हुए ना, शुरू में डिफरेंट भी हुए तो ये नॉन कोहेरेंट नहीं होंगे। ये बात आज मैं आपको समझा रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनिए। ये नॉन कोहेरेंट नहीं होंगे, बस खाली फिक्स चीज होना चाहिए। यानी कि एक बंदा अगर ऊपर से है तो दूसरा बंदा नीचे से शुरू हो रहा है, या फिर एक बंदा अगर ऐसे करके जा रहा है तो दूसरे बंदे का कुछ और शेप आ रहा है, लाइक दिस। मतलब इसको मैं कैसे समझाऊं, रुकिए मैं ट्राई करता हूं, मैं कोशिश करता हूं। इसको इधर देखिए, ये देखिए यहाँ पर एक है और एक यहाँ पर है, इस तरीके से चीज। तो अगर एक और बना देता हूँ, ठीक है, शायद आपको बेहतर तरीके से चीजें समझ में आ जाए। तो अगर ये बंदा यहाँ से स्टार्ट होता है इस तरीके से, ये ओरिजिन है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये स्लिट S1 में से ऐसे निकल रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूसरा बंदा अगर इस तरीके से पूरा निकलता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता स्लिट S2 में से अगर ऐसा निकल रहा है। अरे अगर ये जो भी हो रहा है, लेकिन हमेशा फिर ऐसे होना चाहिए, हमेशा ऐसे ही होना चाहिए कि इनके बीच में अभी जो पाथ डिफरेंस है ना वो हमेशा फिक्स रहना चाहिए। तो पाथ डिफरेंस अगर 0 है, या फेज डिफरेंस अगर 0 है, सॉरी फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस की बात बाद में करेंगे, फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस जो इनके बीच में अभी है ना, अगर वो 90 का है या 45 का है या जो भी है, वैसे तो 90 का दिख रहा है यहाँ पे, बट 45 का हो, 90 का हो, 180 का, वो फिक्स रहना चाहिए। वैसे ही अगर ये बंदे ऐसे नहीं होते, लिसन वेरी केयरफुली, अगर ये ऐसे नहीं होते बल्कि ऐसे होते, एक बंदा ऐसे जा रहा है और दूसरा बंदा ऐसे जा रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चलता इससे भी इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा, अरे इससे भी मिलेगा। देखिए, आप चाहे 0 का फेज डिफरेंस रखें, इसे कहेंगे 0 का फेज डिफरेंस, आप चाहे 180 का फेज डिफरेंस रखें, इंटरफेरेंस पैटर्न तो मिलेगा ही, और वो भी स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा। लेकिन ये चीजें फिक्स रहना चाहिए, शुरू में जो था ना फिर उतना ही हमेशा हो, वो बदले ना, तो इंटरफेरेंस मिलेगा। तो ये कोहेरेंट ही है अभी भी। ठीक है, कोहेरेंस में भी और समझाऊंगा डिटेल में, डोंट वरी। तो इसको याद रखिए। तो अच्छा, इनिशियली जो भी है ना फिर वो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, और इंटरफेरेंस हो सकता है, बखूबी हो सकता है, कोई टेंशन की बात नहीं। ठीक है, तो हम वो चीज ऐड कर देंगे। बट मान लेते हैं हमारे केस में मान लेते हैं कि बेसिकली नहीं है। ठीक है, नहीं है, तो इनिशियली कोई फेज डिफरेंस नहीं है, दोनों 0 से शुरू हो रहे हैं और कहीं पे पहुंच रहे हैं। अच्छा, इस बंदे के कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये जो पोजीशन होगी बेसिकली कुछ तो होगी। आप चाहे तो टिल्ट कर दें, ठीक है, उसको टिल्ट कर सकते हैं आप, खाली एक डायमेंशन में देखें। ठीक है, तो एक डायमेंशन में देखेंगे तो अगर एक्स देखना चाहें तो इसकी जो पोजीशन है कुछ तो होगी ना भाई, इसने कोई तो लेंथ कवर की है ना, तो इस लेंथ का बेसिकली हम नाम x1 रख सकते हैं। ठीक है, या इस पोजीशन का, इस पॉइंट की पोजीशन का नाम x1 रख सकते हैं। अरे आप चाहें तो ऐसा कुछ रख सकते हैं। ठीक है, और वैसे ही इस बंदे के कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो है
वो पोजीशन x2 कहलाएगी, वो पोजीशन x2 कहलाएगी। अरे क्योंकि वो उससे दूर, अलग दूर है ना। अरे बाबा ये दूरी और वो दूरी सेम थोड़ी ना है, ये दूरी सेम थोड़ी ना है, तो x1 x2 अलग कहलाएगा, राइट। तो बेसिकली मैं उसी के हिसाब से चीजें आपको समझाना चाह रहा हूं कि अगर दो अलग अलग आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम चुनते हैं, S1 S2 पे रखते हैं, तो बेसिकली उनके हिसाब से जो कोऑर्डिनेट्स वहां पे आ रहे हैं वो अलग अलग आ रहे हैं। तो बेसिकली लेंथ जो कवर्ड है वो डिफरेंट डिफरेंट है। तो ये जो लेंथ कवर्ड है ना वो डिफरेंट है, यानी कि x1 x2 अलग अलग है, इसलिए मैंने x1 x2 अलग लिए। अरे इस वेव को देखने के बहुत ही अलग अलग तरीके हैं। आप है ना यहाँ पे 1 2 डाल सकते हैं, यहाँ पे 1 2 डाल सकते हैं, जो मैंने डाला है, यहाँ पे 1 2 डाल सकते हैं, यहाँ पे 1 2 डाल सकते हैं। अरे ऐसे बहुत सारे इनफाइनाइट केसेस बन सकते हैं आपके लिए, इनफाइनाइट नहीं, लार्ज नंबर ऑफ केसेस बन सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं सिर्फ यहाँ पे फोकस कर रहा हूँ, ठीक है, मैं सिर्फ यहाँ पे फोकस कर रहा हूँ। तो बेसिकली ध्यान से सुनिएगा कि फेज डिफरेंस क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं बेसिकली इसे एक फेज मानूं और इसे एक फेज मानूं, और फेज ही होता है बाय द वे, साइन के अंदर ये जो चीज है ना, ये फेज होती है वेव का। तो बेसिकली इसे अगर फेज मानूं तो बेसिकली φ1 की जो वैल्यू है वो हो जाएगी ओमेगा टी माइनस के एक्स वन, और φ2 की जो वैल्यू है वो हो जाएगी ओमेगा टी माइनस के एक्स टू। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? तो बेसिकली मेरा जो डेल्टा है जो कि φ1 माइनस φ2 है, डेल्टा मतलब कोई तो फेज डिफरेंस है, ठीक है। तो φ1 माइनस φ2 है, वो मेरा क्या हो जाएगा, ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगा, और बेसिकली ये जो चीजें हैं इनमें क्या होगा ना कि k कॉमन आ जाएगा और x1 माइनस x2 हो जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है। तो बेसिकली x1 माइनस x2 हो जाएगा। तो ये जो था फेज डिफरेंस, ये जो था फेज डिफरेंस, ये फेज डिफरेंस है, ये फेज डिफरेंस है, ठीक है। तो फेज डिफरेंस जो हो गया ना वो हो गया k टाइम्स पाथ डिफरेंस। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? दिस इज पाथ डिफरेंस। अरे दो वेव्स के पाथ का डिफरेंस, तो दिस इज पाथ डिफरेंस। सो इट विल बिकम व्हाट, डेल्टा इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस, तो लेट्स कॉल इट एज डेल्टा एक्स, ठीक है। तो बेसिकली ये चीज हमेशा याद रखिए कि फेज डिफरेंस इज 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। ये हमें आगे जाके बहुत काम आने वाली इक्वेशन है, तो आई होप कि आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। तो इसे प्लीज याद रखने की कोशिश कीजिए। अच्छा, अब ये तो हो गया, ये तो हो गया। तो भैया देखो सुनो, अब आगे क्या होगा, ध्यान से सुनना। देखिए इसका फायदा क्या होगा, ये जो इक्वेशन है इसका क्या फायदा होगा मैं आपको भी समझाता हूँ। एक्चुअली यहाँ पर आपको कहीं पे भी टाइम अपीयर होते हुए नजर नहीं आ रहा है, राइट। ये आपको टाइम अपीयर होते हुए नजर नहीं आ रहा है। इसका तो ये मतलब हो गया कि ये जो हमारा फेज डिफरेंस है दैट इज अ कांस्टेंट, है ना। फेज डिफरेंस इज अ कांस्टेंट, उसकी वैल्यू डिपेंड नहीं कर रही। देखो देखो अलग अलग लोकेशंस पे डिपेंड करेगा। अरे x1 और x2 जो है बेसिकली बदलते चले जाएंगे अगर आप अलग अलग पॉइंट्स स्क्रीन पे चुनते चले जाएंगे। आप समझिए, अगर आपने पॉइंट P यहां ना चुन के यहां चुना तो बेसिकली x1 x2 विल बी डिफरेंट। अगर आपने पॉइंट यहां चुना तो x1 x2 डिफरेंट होंगे, वो एक अलग चीज है। लेकिन किसी एक पर्टिकुलर लोकेलिटी के लिए, एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए, तो बेसिकली जो हमारा फेज डिफरेंस आ रहा है वो कांस्टेंट आ रहा है ना, क्योंकि पाथ डिफरेंस भी कांस्टेंट होगा ना। अरे अगर ये 10 सेंटीमीटर लंबी लाइन है, 10 सेंटीमीटर लंबा रास्ता है, तो ये 12 सेंटीमीटर लंबा रास्ता है। तो बेसिकली पाथ डिफरेंस कांस्टेंट है, और पाथ डिफरेंस कांस्टेंट है तो फेज डिफरेंस कांस्टेंट है। अब इसका क्या फायदा है, इसका क्या फायदा, इधर देखिए, इसका फायदा आपको इस इक्वेशन में नजर आएगा। देखिए यहां पर डेल्टा का जो रोल है उसको ध्यान से देखिए कि बेसिकली अगर ये डेल्टा कांस्टेंट हो जाए तो यानी कि कॉस डेल्टा कांस्टेंट हो जाएगा, तो बेसिकली ये पूरी इक्वेशन कांस्टेंट हो जाएगी, और इसका मतलब ये कि इंटेंसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। यानी कि इंटेंसिटी की जो भी वैल्यू उस पॉइंट पर है, उस पॉइंट पी पर है, वो बेसिकली फिक्स रहेगी वक्त के साथ भी, वक्त बढ़ता चला जाए। अरे अगर वहां पर ब्राइट है तो ब्राइट रहेगा, अगर डार्क है तो डार्क रहेगा। इस बात को जरा समझिए। अगर ये डेल्टा टाइम में फिक्स ना होता, ये डेल्टा टाइम में फिक्स ना होता, तो हमें बेसिकली जो है एक ही पॉइंट पर बल्कि एक सेकंड के अंदर मिलियन टाइम्स मैं कह रहा हूं आपको, मिलियन टाइम्स, इसके पीछे मेरे कोई वजह है मिलियन टाइम्स कहने की। तो एक ही सेकंड में मिलियन टाइम्स आपको ब्राइट डार्क बनता, उसी पॉइंट पर बनता। और अगर ऐसा होता तो बेसिकली आपकी आंखों का भी तो कुछ बड़ी रिटेंशन टाइम है ना, मतलब यानी कि अगर आपको आंखों को थोड़ा सा बेसिकली रोशनी देके बंद कर दिया जाए तो कुछ टाइम तक बेसिकली आंखों में रहता है उसका, वो बायोलॉजिकली उसे क्या कहते हैं मुझे पता नहीं है, बट जो भी है आई थिंक उसको एक कुछ तो समथिंग ऑफ विजन कहते हैं। आई फॉरगॉट द नेम, फॉरगेट इट। तो बेसिकली वो जो भी चीज है, लिसन, उसे बात को समझिए। अरे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, बायोलॉजी वालों को अच्छे से पता होगा। जैसे मैंने नहीं, हम लोग नहीं, अगर 10 से ज्यादा फोटोज को हम लोग अगर आपकी आंखों के सामने से चला दें तो वो वीडियो बन जाता है। मतलब क्योंकि हमारी आंखों का जो वो रिस्पॉन्स टाइम कुछ है ना 1/10 सेकंड वाला है,
तो वैसे उसी 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 तरीके से मैं कहना चाह रहा हूं कि हमारी आंखों में अगर बेसिकली ऐसा हो जाए कि उस पॉइंट पी पर हमारी आंखों को ब्राइट डार्क मिलियन बार दिखे, मिलियन बार, तो बेसिकली हमें उसको है ना, उसका नेट इफेक्ट जो है ना, एक कांस्टेंट इल्यूमिनेशन नजर आएगा। यानी कि अगर ये डेल्टा फिक्स ना रहे बल्कि वक्त के साथ बदले, तो एक ही सेकंड के अंदर इस पॉइंट पर 10 लाख बार कम से कम जो है ब्राइट भी बनेगा, डार्क भी बनेगा, और आपकी आंखें उससे ब्राइट ही देखेंगी। और बेसिकली ऐसा क्योंकि हर पॉइंट पे हो रहा होगा, तो बेसिकली क्या होगा ना कि ये पूरी स्क्रीन पे कांस्टेंट इल्यूमिनेशन दिखेगा। और यही होता है जब आप दो टॉर्च जो कि कोहेरेंट कभी नहीं हो सकती, जब आप उन्हें लेके दीवार पे मारते हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट इल्यूमिनेशन दिखता है। हर जगह पे 10 यूनिट ऑफ लाइट दिखती है, और आपको कभी भी 20 जीरो यूनिट नहीं दिखता, ब्राइट डार्क नहीं दिखता। तो इसीलिए आप अपने घर की जो बेसिकली जब दो ट्यूबलाइट्स एक साथ ऑन करते हो, तो बेसिकली वो कोहेरेंट सोर्सेज नहीं है, और इस वजह से आपके घर में आपको ब्राइट एंड डार्क पैचेस नहीं दिखते, बल्कि डबल ब्राइटनेस दिखती है, आपको डबल ब्राइटनेस दिखती है। हालांकि यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं कि पहली बात तो वो मोनोक्रोमेटिक नहीं है, पॉलीक्रोमेटिक है, पॉइंट सोर्स नहीं है, एक्सटेंडेड है, वो सब बातों को बाद में, वो अगले वीडियो में देखेंगे। बट यहाँ पे आप इस बात को समझिए कि बेसिकली अगर डेल्टा जो है हमारा फिक्स नहीं होता, बल्कि वक्त के साथ वो बदलता, वक्त के साथ वो चेंज होता, तो भाई क्या होता कि बेसिकली हमें जो है एम्पलीट्यूड की वैल्यू फिक्स नहीं मिलती। और अगर एम्पलीट्यूड की वैल्यू या इंटेंसिटी की वैल्यू फिक्स नहीं है कहीं पर, क्योंकि डेल्टा अलग अलग है, तो एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी फिक्स नहीं है, तो हमें जो है कभी भी स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं मिलेगा। अच्छा, बेसिकली अगर अगर यहाँ पर जो है मैं ऐसा भी कुछ ले लेता, लेट से कि T1 T2 ले लेता, या फिर वैसे तो नहीं ले सकते हैं, हमें फ्रीक्वेंसी अलग लेनी पड़ेगी, टाइम तो अलग ले नहीं सकते, बिकॉज एक ही टाइम पर उसी टाइम पर बेसिकली जब दो वेव्स अराइव हो रही हैं तो क्या हो रहा है हमें वो देखना होता है। तो टाइम तो हम नहीं लेंगे 1 और 2, बट सपोज के फ्रीक्वेंसीज अलग अलग ले लेते, सपोज ये वाला पार्ट अलग अलग ले लेते, तो फिर हमें ना जो ये 5 - 2 आया है ना, उसमें हमें एक ये तो आता ही, उसके अलावा हमें ऐसा भी कुछ आ जाता कि मतलब T इंटू ω1 - ω2 हो जाता है ना। तो बेसिकली डेल्टा जो है फिर ना सिर्फ इस पे डिपेंड करता, बल्कि इस पे भी डिपेंड करता, टाइम पे भी डिपेंड करता, और जब ये टाइम पे डिपेंड करता तो बेसिकली जो है हमें एम्पलीट्यूड भी टाइम पे डिपेंड करने वाला मिलता। अगर डेल्टा टाइम पे डिपेंड करता तो इंटेंसिटी भी टाइम पे डिपेंड करती, बट वैसा नहीं है, स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न में ऐसा नहीं होता है। अच्छा, बाय द वे, ये जो मैंने आपको ट्रीटमेंट बताया है ना, ये एक बहुत ही बचकाना तरीका है, इससे बहुत ही अच्छे तरीके अवेलेबल हैं। आप ये बुक पढ़िए, वेव्स एंड ऑसिलेशंस की बर्केली सीरीज पढ़िए। तो ये जो बर्केली सीरीज की जो बुक्स है ना, ये 5 बुक्स हैं टोटल मिला के, उसमें से आई थिंक 5th वॉल्यूम का नाम ही वेव्स है। तो इसको जब पढ़ेंगे ना, तो आपको काफी कुछ इंसाइट्स मिलेंगे, काफी कुछ एक्स्ट्रा को सीखने को मिलेगा। बुक्स पढ़ा करिए एक्स्ट्रा, है ना। तो किताबें ही इंसान का सबसे अच्छा दोस्त है, जो हमेशा रहती हैं साथ में। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने भी कहा था, उनका एक अच्छा चैप्टर भी हुआ करता था, मैं मराठी में, बाबा साहेब आंबेडकरांचे ग्रंथवेड, है ना, यानी कि किताबों के लिए पागलपन, किताबों के लिए प्यार, किताबों के लिए दीवानापन, है ना। तो वैसा, तो उनके पास कुछ 22,000 किताबें भी थी। चलिए खैर, वो सब बातें साइड में, हिस्ट्री में हम लोग नहीं जाते हैं, बट एनीवे, तो हम कहना क्या चाह रहे थे यहाँ पे कि जो है हमारा ये है फेज डिफरेंस, जो कि कांस्टेंट है। और फेज डिफरेंस अगर कांस्टेंट रहे तो बेसिकली वो सोर्सेज ऑटोमेटिकली कोहेरेंट कहलाते हैं। अच्छा, कोहेरेंस के ऊपर मैं थोड़ी और डिटेल बात करूंगा, वो अगले लेक्चर में करेंगे, बट आई होप कि आपको ये पूरी बात डिटेल में समझ में आई है। और अब हम जो अगला लेक्चर करने वाले हैं, वहां पर हम फ्रिंजेस का रिलेशन डिराइव करने वाले हैं, बेसिकली डिस्टेंस